हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक फ्रेश टॉपिक और टॉपिक का नाम था ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स में हमने दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया था। पहली कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन था वह था फिजिकल हेल्थ हजार्ड्स। उसमें टेम्परेचर, वाइब्रेशन, नॉइस, लाइट, इन सब के रिगार्डिंग हमने बातें की थी। ज्यादा तापमान रहेगा तो क्या समस्या हो सकती है, कम तापमान रहेगा तो क्या समस्या हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन फ्रॉस्ट बाइट का सवाल मैंने आपको बताया था। इसके अलावा नॉइस, कितनी डेसिबल से ज्यादा ध्वनि पर डीफनेस हो सकती है, 85 डेसिबल। वाइब्रेशन, ज्यादा होने से क्या समस्या हो सकती है, वाइट फिंगर। आपका रेडिएशन का मापक क्या होता है, रैम, रो एंड जेन इक्विवेलेंट्स। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। इसी का बी पार्ट जो था ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का ही बी पार्ट, उस बी पार्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, स्पेशली मैं बात करूं तो बी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सी चीजें जो कि आपके केमिकल से रिलेटेड हैं, यानी केमिकल हजार्ड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हम बी पार्ट में डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं हम उसी का बी पार्ट केमिकल हजार्ड से। केमिकल हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं केमिकल हजार्ड्स में। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें दो पार्ट हमने बनाए थे, एक गैस और दूसरा डस्ट। सबसे पहले मैं गैस की बात कर लेता हूं। गैस, गैस कौन कौन सी गैस है जो हार्मफुल हो सकती हैं, नुकसानदायक हैं, पॉइजनस हो सकती हैं। यानी हार्मफुल गैसेस की अगर मैं बात करूं, हार्मफुल गैस कौन कौन सी हो सकती हैं देखिएगा, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने इसकी नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अक्सर सर्दियों के मौसम में आपने ऐसे बहुत सारे कांड सुने भी होंगे जो मैं बताता हूं। व्यक्ति अखबार में आता है सुबह, रात्रि में तेज ठंड की वजह से अंगीठी जलाकर सोए और प्रातःकाल मृत अवस्था में पाए गए। क्या हुआ ऐसा? तो व्यक्ति को ठंड लगती है तो उसे वो अंगीठी जला लेता है। अंगीठी जब जलाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक है। इसकी एफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत ज्यादा होती है। अगर एक आपके पास में ऑक्सीजन है, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीनों कंडीशन है, और एक तरफ आपका हीमोग्लोबिन है, तो आपका हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की तुलना में या ऑक्सीजन से जुड़ने की तुलना में सबसे पहले किससे बॉन्ड बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कोज करेगा, और इस वजह से हमें जो पर्सन है वो उसके लिए वो आत्मघाती हो सकता है और इवन डेथ कोज कर सकता है। बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं ये केस सर्दियों में हमें देखने की। तो वह जो गैस कोज कर रही है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड भी एक बहुत हार्मफुल है और डेथ कोज करती है। लार्ज लेवल पर ये डेथ कोज करती है। ट्रेजेडीज में इंक्लूड इसे किया जाता है। लार्ज लेवल पर जो ट्रेजेडीज होती हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडीज, इवनली इनमें भी ये काम आती है। यानी कि उसमें जो गैस काम आती है वो यही थी। तो याद रखना है कि ये जो गैसेस हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हार्मफुल गैसेस का रूप धारण कर लेती हैं।
इसके अलावा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा आपकी गैस हो सकती है अमोनिया, अमोनिया। तो चाहे वो आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, मिथाइल आइसोसाइनाइड ले लें, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें, अमोनिया ले लें, कहीं ना कहीं ये वे गैसेज हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं और नुकसानदायी हो सकती हैं, और इनकी वजह से हमें कई बार पर्सन को डेथ का सामना करना पड़ जाता है जब ये एक्सेसिव एक्सपोजर है। मानो कोई पर्सन है, व्यक्ति है, वो इनकी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है, जहां इनका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग होती है, यहां जहां पर इनसे इनका लेना देना होता है, तो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल ये हो सकती हैं। तो ये हम केमिकल का वो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो गैस से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी जो मैंने गैसेस बेटा आपको बताई हैं, ये सारी की सारी हार्मफुल गैसेज हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करना चाहें बी पार्ट, तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज कवर करने वाला पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था आपको, वह है डस्ट। डस्ट, इसमें से इतने सारे सवाल आने हैं, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज का भंडार है यहां पर। एक एक एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। डस्ट में सबसे पहला एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, डस्ट की वजह से क्या समस्या हो सकती है। तो डस्ट कोज कर सकती है एक समस्या को से बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। क्लियर है? तो बीमारी का नाम है न्यूमोकोनियोसिस। डस्ट कोज बीमारी का नाम होगा न्यूमोकोनियोसिस, यानी डस्ट की वजह से आपको जो समस्या होगी उस समस्या का नाम होगा न्यूमोकोनियोसिस। अब बात यहां है कि अच्छी बात है, हमें समस्या हो रही है किसकी वजह से? डस्ट से। आपके डस्ट के पार्टिकल जा रहे हैं, आपको बीमारी हो रही है, लेकिन यह तो जानना जरूरी है ना कि डस्ट के पार्टिकल की कोई साइज तो होगी। कितनी साइज का डस्ट पार्टिकल हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, या कितने से कम पार्टिकल अंदर जाएगा, यानी कि कोई मेजरमेंट का क्राइटेरिया है क्या? ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा अणु है वो हमारे अंदर चला जाएगा। तो उसकी साइज क्या है जो हम इनहेल कर सकते हैं? तो इस पर भी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एमसीक्यू, साइज ऑफ डस्ट की बात कर रहा हूं मैं। साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल, आपका जो डस्ट पार्टिकल है उसकी साइज, कितनी साइज आपके लिए बेटा नुकसानदायक हो सकती है? तो देखिएगा, इसके जो डस्ट पार्टिकल हैं, इस डस्ट पार्टिकल में मैं दो कैटेगरीज आपको बता रहा हूं। अगर बोला जाए लेस देन 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से छोटी साइज अगर है तो हम इसे बोलेंगे यह इनहेल हो जाती है बाय लंग्स। लंग्स के द्वारा इनहेल हो जाएगी 5 माइक्रोन से कम साइज। मतलब कोई बोले कि कितने साइज का पार्टिकल हमारे लिए न्यूमोकोनियोसिस कोज कर सकता है? आंसर होगा हमारा लेस देन 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन से छोटी साइज का दर्द पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रिल से होता हुआ लंग्स में पहुंच सकता है। इस पार्टिकल को आपके नॉस्ट्रिल्स में उपस्थित हेयर्स और सिक्रेशंस कई बार नहीं रोक पाते हैं और वो कहां चला जाता है? आपके लंग्स के अंदर। लेकिन अगर डेंजर की बात करें तो याद रखना है 0.5 से लेकर 3 माइक्रोन साइज का अगर है, मतलब 3 माइक्रोन से कम साइज का अगर पार्टिकल है तो इट इज सो डेंजर। अगर यह है तो कोई चांस नहीं है, फिर तो सबसे ज्यादा डेंजर होगा। ये तो एल्वेलाई तक प्रवेश कर जाएगा। कहने का मतलब है ये तो बहुत कम साइज हो गई है। 0.5 to 3 माइक्रोन
यह आपकी एल्वेलाई तक अफेक्ट कर सकता है और आपको गंभीर रेस्पिरेटरी समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन मिले आपको, बताओ डस्ट की वजह से कौन सी समस्या में हो सकती है, हम आंसर देंगे न्यूमोकोनियोसिस। वहीं एग्जामिनर हमसे पूछ ले, बताओ आपका न्यूमोकोनियोसिस जो है उसके लिए कितनी से कम साइज का पार्टिकल होता है या जिम्मेदार होगा, तो आंसर होगा 5 माइक्रोन से छोटी साइज का। क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पर्टिकुलर डिजीजेस के बारे में। तो सारे एमसीक्यूज हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा सिलिका के बारे में। एक तरफ डस्ट है, एक तरफ बीमारी होने वाली है। सिलिका, सिलिका जो होती है उसकी खानों में जो लोग काम करते हैं, उनकी खानों में काम करने से जो बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का नाम क्या होगा और उसे कैसे पहचानते हैं? तो जो सिलिका की डस्ट होती है, उस सिलिका की डस्ट से हमें जो बीमारी होने वाली है उसका नाम होगा सिलिकोसिस। क्या है? सिलिकोसिस। बीमारी का नाम क्या होगा? सिलिकोसिस। अगर आपको बोला जाए कि सिलिका की खानों में, सिलिका की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, निसंदेह आपका आंसर होगा सिलिकोसिस। नाम याद करने के लिए सिमिलरिटी नजर आ रही है, सिलिका, सिलिकोसिस। अब इसकी पहचान करने के लिए एक पॉइंट बता रहा हूं। जब आप इस व्यक्ति को देखोगे, सिलिकोसिस वाले व्यक्ति को, अगर आप इसका चेस्ट एक्सरा करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं बेटा? चेस्ट एक्सरा, तो आपके इस मरीज के चेस्ट एक्सरे में आपको नजर आएगा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। क्या दिखेगा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। कौन सा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस दिखेगा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। कहने का मतलब है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का मतलब होता है बर्फ के टीले। स्नो बोलते हैं बर्फ को, बर्फ के टीले। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है वह नजर आता है सिलिकोसिस में। यहां से एक और रिलेटेड एमसीक्यू बनता है, ओबीजी का सवाल है ये, कि आपका जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है वहां ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी का एक डिसऑर्डर आप पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, हाइडेटिफॉर्म मोल, वेसिकुलर मोल, उसमें भी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस नजर आता है। याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और कहां देखने को मिलता है? तो यह नजर आता है ऑल्सो सीन इन हाइडेटिफॉर्म मोल, हाइडेटिफॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल भी बोलते हैं इसे, वेसिकुलर मोल। इसके अंदर भी कौन सा अपीयरेंस देखने को मिल जाता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। याद रखना है, यहां से मैंने 3 एमसीक्यूज क्लियर किए हैं आपके। पहला एमसीक्यू क्या कहता है? अगर व्यक्ति सिलिका की खानों में काम कर रहा है तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या जवाब देंगे आप? सिलिकोसिस। क्या बोलोगे? सिलिकोसिस। दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, अगर सिलिकोसिस है तो उसका चेस्ट एक्सरा करने पर क्या पहचान मिलेगी? तो बोलना है लंग्स में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस नजर आएगा, सफेद सफेद से कलर वाले स्टॉर्म टीले के समान हमें नजर आएंगे। तीसरा एमसीक्यू, जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है वो और कहां देखने को मिलता है? तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी का एक कॉमन डिसऑर्डर है जिसे हम वेसिकुलर मोल या हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जानते हैं, जो आपको देखने को मिलता है। इसमें एचसीजी का लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है। इस बीमारी में भी तुम्हें क्या नजर आता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। क्लियर है?
सॉरी, पहली सिलिकोसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकोसिस के बाद में। सेकंड पॉइंट है आपका, अगर आप काम कर रहे हैं कोल डस्ट के अंदर, कोल डस्ट, कोल डस्ट में अगर आप काम करते हैं तो आपको हो सकता है एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस। कोल डस्ट में काम करने की वजह से हमारे लंग्स में काले कलर का डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए इसे और उस बीमारी का नाम एंथ्राकोसिस रखा गया है। कोल डस्ट क्या हो सकती है? कोयले की खानों में काम करने वाले लोग, स्मोकिंग एरिया में काम करने वाले लोग। आपने अगर देखा हो तो कुछ समय पहले नेशनल के ऊपर, जो इंडियन का भारतीय चैनल है नेशनल, डीडी नेशनल, उसमें आमिर खान जी एक ऐड किया करते थे। एक व्यक्ति सिगरेट पीता रहता था और उसके बाद में वो उसके लंग्स को दिखाते थे और ऐसे स्क्वीज करते थे, बोलते थे निचोड़ने के बाद या स्क्वीज करने के बाद में एक कांच के गिलास में काले कलर का एक घोल सा इकट्ठा हो जाता था, बोलते थे काली धुआं इकट्ठा हो रही है। इसी प्रकार हमारे लंग्स में जब आप कोल डस्ट में काम कर रहे हैं तो आपके लंग्स के अंदर जो अपीयरेंस है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और एक बीमारी का रूप धारण कर लेगा, जिसे हम एंथ्राकोसिस बोल रहे हैं। यहां आपको क्या नजर आएगा एक्सरे में? तो याद रखना, यहां पर एक्सरे में नजर आएगा ब्लैक कलर डिपोजिशन। क्या नजर आएगा? ब्लैक डिपोजिशन। अगर यहां आप एक्सरा करवाते हो, यहां पर अगर आप एक्सरा करवाते हो, चेस्ट एक्सरा, इस व्यक्ति का अगर आप चेस्ट एक्सरा करवाएंगे तो आपको नजर आएगा ब्लैक कलर एक्सरे। और इसीलिए इस बीमारी को एक नाम से भी जानते हैं, ब्लैक लंग डिजीज। क्या बोलोगे? ब्लैक लंग और डिजीज। 2 एमसीक्यू हमने यहां से डिस्कस किए। कोल डस्ट से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। बेटा जवाब क्या देना है? एंथ्राकोसिस। क्या बोलना है? एंथ्राकोसिस। अगर दूसरा बोला जाए ब्लैक लंग डिजीज किसे बोलते हैं, तो भी क्या बोलना है? एंथ्राकोसिस ही बोलना है। दोनों क्लियर हुए? आगे चलते हैं। तीसरा, जो आयरन की खानों में काम करते हैं, या आयरन डस्ट की बात कर लूं मैं। आयरन डस्ट, आयरन डस्ट से आपको हो सकता है सिडिरोसिस। कौन सी बीमारी हो सकती है? सिडिरोसिस। आयरन डस्ट से कौन सी बीमारी होती है? सिडिरोसिस होती है। इसके अलावा एस्बेस्टोस डस्ट, एस्बेस्टोस डस्ट, एस्बेस्टोस जो है इससे होगी एस्बेस्टोसिस। बीमारी का नाम होगा एस्बेस्टोसिस। मतलब आयरन की डस्ट से कौन सी बीमारी होगी, तो बोलना है सिडिरोसिस। एस्बेस्टोस से कौन सी होगी, तो बोलना है एस्बेस्टोसिस। आयरन से सिडिरोसिस, एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस, सिलिका से सिलिकोसिस और कोल डस्ट से एंथ्राकोसिस। एक जगह कंफ्यूजन होता है एंथ्राकोसिस और एस्बेस्टोसिस में, कंफ्यूज नहीं होना है। एस्बेस्टोसिस के पहले आपको याद रखना एस्बेस्टस। एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस होगा और दूसरे से एंथ्राकोसिस होगा। इसके अलावा आपकी टिन डस्ट,
टिन डस्ट जो है उससे आपको देखने को मिलेगा स्टेनोसिस। बीमारी का नाम है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस किससे देखने को मिलता है? स्टीनोसिस नहीं, स्टेनोसिस तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। स्टेनोसिस टिन डस्ट से होता है स्टेनोसिस, याद रखना ये भी, टिन डस्ट से स्टेनोसिस। इसके अलावा टोबैको डस्ट, तंबाकू की डस्ट से होता है टोबैकोसिस। टोबैकोसिस टोबैको डस्ट से कौन सी बीमारी होगी? टोबैकोसिस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप जो शुगर केन है और कॉटन डस्ट है, इनसे दो समस्याएं होती है, दोनों में बहुत सारे सवाल भी बनते हैं। जैसे हम बात करें कॉटन डस्ट के बारे में, कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट से होगा बिजिनोसिस। बिजिनोसिस। और शुगर केन से होता है बैगोसिस। बैगोसिस, बिजिनोसिस, बैगोसिस। तो कॉटन डस्ट से बिजिनोसिस और शुगर केन से बैगोसिस। अब एक जगह कंफ्यूजन यहां मिलेगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप कंफ्यूज होगे यार कौन से के लिए बिजिनोसिस है, कौन से के लिए बैगोसिस है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जब दे रहे होते हैं तो काम कितना सा करता है? इतना सा। हमारा ध्यान तो एग्जाम के उस स्ट्रेस की वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन है वो नहीं रह पाता, तो हम गलती पूरी तरीके से करने की संभावनाएं रखते हैं। तो हम कुछ ट्रिक आपको बताने वाले हैं ताकि आपको खट से याद आ जाए कि बिजिनोसिस किसके लिए और बैगोसिस किसके लिए। चलो देखते हैं उस ट्रिक को भी। आप जब मार्केट जाते हैं, घर वाले बोलते हैं चीनी लेकर आनी है। आजकल प्लास्टिक की थैलियां बंद हो गई हैं। जब चीनी लेने जाते हो तो क्या लेकर जाते हो बेटा? साथ में थैला, बैग लेकर जाते हो। तो चीनी को कलेक्ट करने के लिए क्या काम में लेंगे? थैला। एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक ये बता रहा हूं मैं? चीनी, चीनी बोले तो शुगर, चीनी लानी है थैले में। किसमें? थैले में। चीनी को किसमें लाना है? थैले में। बेटा थैले का मतलब क्या होता है? बैग। यानी शुगर केन के लिए होगा बैगोसिस। क्लियर हुआ? ट्रिक याद रखें, चीनी को किस में लाएंगे? थैले में। इसलिए भूलना नहीं है, शुगर केन आ जावे तो तुरंत कर देना बैगोसिस। क्लियर हुआ? बैगोसिस। तो बैगोसिस किसके लिए काम आता है? शुगर केन के लिए। दूसरा अपने आप कर ही दोगे। कॉटन डस्ट किसके लिए काम आती है आपकी? बिजिनोसिस। क्या क्या पढ़ा हमने देखिएगा। डस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। डस्ट की वजह से जो बीमारी हो सकती है उसका नाम बताया मैंने, न्यूमोकोनियोसिस। क्या बोला? न्यूमोकोनियोसिस। बात सेकंड करता हूं साइज के बारे में। कितनी से कम साइज का कण या पार्टिकल नुकसानदायी हो सकता है? जवाब होगा 5 माइक्रोन से कम साइज का। ज्यादा खतरनाक कितना हो सकता है? 0.5 से 3 माइक्रोन साइज का। अगर सिलिका की खानों में काम कर रहे हो
सिलिका की डस्ट का एक्सपोजर आपको हुआ, क्या समस्या हो सकती है? तो बताना है सिलिकोसिस हो सकता है। सिलिकोसिस होने के बाद लंग्स को जब चेक करते हैं, एक्सरा उसका करवाया जाता है, तो कैसा लक्षण देखने को मिलता है? तो एक अपीयरेंस नजर आता है जिसे मैंने बताया स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। स्नो स्टॉर्म को बोलते हैं बर्फ का टीला। जो सेम नजर आता है एक और जगह, एक और कंडीशन में, एक और पैथोलॉजिकल सिचुएशन में, जिसे हम बोल देते हैं क्या? हाइडेटिफॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल, जो कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी का डिसऑर्डर होता है। फिर बात कर लिए कोल डस्ट के बारे में। कोल डस्ट जो है कोयले की खानों में या फ्यूम जो आती है धुएं के खानों में, धुएं के एरिया में या इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है? एंथ्राकोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? एंथ्राकोसिस। लंग्स जो है वो ब्लैक कलर में होंगे, ब्लैक डिपोजिशन नजर आएगा, और इसलिए इसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, कोई महानुभाव आयरन की खानों में काम करे, बताओ क्या हो जाएगा? आंसर होगा सिडरोसिस। क्या हो जाएगा बेटा? सिडरोसिस। एस्बेस्टोस की खानों में काम कर रहा है, क्या हो सकता है? एस्बेस्टोसिस। क्या हो जाएगा? जल्दी से मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करें ताकि याद रहेगा। एस्बेस्टोस की खानों में काम करने वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है? एस्बेस्टोसिस। टिन डस्ट का शिकार होने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? स्टेनोसिस। क्या हो सकता है? स्टेनोसिस। अगर की का शिकार हुआ है, टोबैको डस्ट का एक्सपोजर उसे हुआ है, तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है? टोबैकोसिस। क्या हो सकता है? टोबैकोसिस। अगर व्यक्ति कॉटन डस्ट का एक्सपोजर लिया है तो उसे क्या हो सकता है? तो याद रखना है बिजिनोसिस। क्या हो सकता है? बिजिनोसिस। अगर बोला जाए कि शुगर केन की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, जवाब क्या होगा? बैगोसिस। क्या होगा? बैगोसिस। कंफ्यूजन खत्म किया हमने बिजिनोसिस और बैगोसिस का, और एक ट्रिक पेश की आपके सामने। जब चीनी लेने जाते हैं तो चीनी को किस में लेकर आते हैं? थैले में। चीनी बोले तो शुगर और थैला बोले तो बैग, यानी कि शुगर केन का मतलब बैगोसिस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूं, एक और यहां से सवाल बनता है, बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका सवाल है, और उसे बोलते हैं फार्मर लंग डिजीज। फार्मर लंग डिजीज। इस बीमारी को वे लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो लोग गांवों से बिलोंग करते हैं या कहीं ना कहीं गांव का दौरा कभी किए हैं, देखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसे समझ में आएगा। ये फार्मर लंग डिजीज, यानी कि फार्मर बोले तो किसान की हृदय जो आपकी लंग्स की जो बीमारी है उसके बारे में बोला गया। ये किससे होती है? तो ये किसके द्वारा होगी? याद रखना है, कोज्ड बाई ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट, इसी को बोलते हैं हेयर डस्ट। हेयर डस्ट या ग्रेन डस्ट, कौन सी डस्ट है भाई ये? इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेन डस्ट या हेयर डस्ट से कौन सी बीमारी होती है? तो ये तो क्लियर हुआ, फार्मर लंग डिजीज हो जाएगी। ग्रेन का मतलब होता है दाने। दाने, गेहूं के दाने, जौ के दाने, दाने अनाज से लिया गया है, तो दाने होते हैं ग्रेन डस्ट, दानों की डस्ट। ये कब देखने को मिलती है? सुनिएगा जब एक किसान अपने अनाज को निकलवाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब मशीनरी आती है और मशीन से अनाज निकलवा लेता है, अनाज की एक ढेरी लग जाती है, पूरी सारा अनाज इकट्ठा कर लेता है उसमें। अभी तो थोड़ा समय बदल गया है, लेटेस्ट टेक्निक भी आ गई हैं, लोग सीधे स्टोरेज कर लेते हैं, कट्टे बोरियों में भर लेते हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, क्योंकि अभी तो अनाज साफ निकलता है, क्योंकि मशीनरी में ही फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, साफ करके अनाज बाहर निकलता है और उस अनाज को हम सीधा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि मशीनरी युग है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था।
जब किसान अनाज निकलवाता था तो उस अनाज में बहुत सारी डस्ट, बहुत सारी अशुद्धियां बोले तो डंठल उसमें होते थे, उस सॉरी चारे के डंठल उसमें होते थे, जिसे हम डुंडलियां बोलते हैं, वो उसमें होते थे। अब होता क्या था, जब वो उसे फिल्टर करते थे, मतलब साफ करते थे, तो कैसे करते थे, आपने देखा भी होगा, नेचुरल हवा, जब हवा चलती थी प्रकृति की हवा नेचुरली, तो पतिदेव और पत्नी दोनों ही करते थे, दोनों का काम में होता था। पति बेचारा, आपको पता ही है, पत्नी हर बार आराम की जिंदगी जीना चाहती है और पति से हर बार ऐसा ही काम करवाया जाएगा जो सबसे ज्यादा टिपिकल हो। ऐसा ही होता है, गांव घर में सांप आ गया कौन मारेगा, पति। ऐसे बोलेंगे सांप आ गया घर में, भैया आप ही मार दो, है ना, तो हैवी भारी काम कौन करेगा, बेचारा पति। तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, उस अनाज को उठाकर, पूरा तो एक साथ नहीं उठेगा, छोटे छोटे परात ले लेते हैं, उनमें उठाकर वो ऊपर से डालता रहता है और वह महिला नीचे बैठकर झाड़ू से साफ करती रहती है। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता है जब तक वो पूरा ढेर साफ नहीं हो जाता। हवा जैसे चलेगी, पति जी ऊपर से डालेंगे अनाज को और पत्नी जी नीचे से झाड़ू से उसकी डुंडलियों को साफ करती रहती है। यह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। इससे क्या होता है, जब वो उसे साफ कर रही होती है तो वहां से डस्ट के पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं, धुआं बाहर निकलती रहती है, ग्रेन डस्ट बोलते हैं उसे। वो डस्ट जो बाहर निकल रही है अनाज से, वो इनहेल करते रहते हैं पति और पत्नी जी दोनों, और उन्हें एक बीमारी हो सकती है और उस बीमारी का नाम हो जाता है फार्मर लंग डिजीज, और उस डस्ट का नाम रखा गया है ग्रेन डस्ट या हेयर डस्ट। आशा करता हूं समझ में आया होगा जिसके बारे में हमने बात करी है। तो याद रखना है, जब भी फार्मर लंग डिजीज आए, ये एग्जांपल तुम्हें अपने माइंड में सेट रखना है और डस्ट का नाम याद रखना है, दानों की डस्ट, यानी बोले तो ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट या हेयर डस्ट से कौन सी बीमारी हो सकती है, याद रखना है फार्मर लंग डिजीज। क्लियर है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, इनमें से जो हमने अभी पढ़ी है उनमें से किस बीमारी को मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एम्स का है, एम्स में पूछा गया सवाल है एमसीक्यू कि बताओ कौन सी बीमारी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, मंडे फीवर। एम्स का एमसीक्यू बता रहा हूं, विच डिजीज नेम्ड एज मंडे फीवर, कौन सी बीमारी को आप मंडे फीवर के नाम से जानोगे। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है सिलिकोसिस को, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं बैगोसिस को, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं बिजिनोसिस को, बिजिनोसिस। और नेक्स्ट है फार्मर लंग डिजीज। चूंकि लास्ट में फार्मर लंग डिजीज पड़ा है, अधिकांश साथियों का आंसर भी यही होगा, फार्मर लंग डिजीज। यही सोच रहे होगे, अक्सर हम क्या सोचते हैं, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वह वहीं से सवाल पुटअप करेगा जो पढ़ा रहा है लेटेस्टली। ऐसा नहीं है, गलत नहीं करें, वहम में नहीं रहें। अगर सवाल आया है मंडे फीवर किसे बोलते हैं, तो याद रखना है बेटा, मंडे फीवर बोला जाता है किसको, बिजिनोसिस को। किसे बोलते हैं, बिजिनोसिस को। बिजिनोसिस का ही दूसरा नाम मंडे फीवर होता है। और यह किससे हो रही थी, तो यह हमने बताया था कॉटन डस्ट से। कॉटन डस्ट से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है बिजिनोसिस। और उसे किस नाम से और जानते हैं, तो जवाब देना है मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। इसके अलावा सिल्वर के एक्सपोजर अगर हो जावे, सिल्वर का अगर एक्सपोजर हो जाए, सिल्वर डस्ट का आपको एक्सपोजर मिले, तो क्या समस्या हो सकती है। तो हमें दो प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पहली एक होती है अरिजरिया
दूसरी होती है अरिजरोसिस। नाम याद रखना, टिपिकल है, बोलेंगे अरिजरिया, अरिजरोसिस। मैं लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अरिजरिया, दूसरा है अरिजरोसिस। दो समस्याएं हैं, अरिजरिया, अरिजरोसिस। बोलिएगा साथ में। सिल्वर डस्ट से बीमारी हो सकती है, अरिजरिया, अरिजरोसिस। एमसीक्यू पूछा गया है यह एग्जाम में। अरिजरिया, दोनों के बारे में बता रहा हूं क्या होते हैं। अरिजरिया का मतलब है ग्रे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्किन का ग्रे डिस्कलरेशन होना अरिजरिया कहलाता है। और डिस्कलरेशन ऑफ आई, आई में डिस्कलरेशन होना कहलाता है अरिजरोसिस। तो वन इज आई पिगमेंटेशन, वन इज ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। तो स्किन डिसपिगमेंटेशन अरिजरिया और आई पिगमेंटेशन अरिजरोसिस कहलाता है। दोनों याद रखने हैं, अरिजरिया, अरिजरोसिस। नेक्स्ट, अगर आपको कॉटन डस्ट का एक्सपोजर मिले, कौन सी डस्ट का? कॉपर। कॉटन से तो बात कर ली हम, कॉपर डस्ट। कॉपर का अगर एक्सपोजर मिले तो क्या हो सकता है? इससे भी दो समस्याएं हो सकती हैं। एक तो कॉपर हमारी कॉर्निया पर डिपॉजिट हो सकता है और उसे बोलते हैं केशर फ्लिशर रिंग, याद रखना है। केशर फ्लिशर रिंग, केशर फ्लिशर रिंग। क्वेश्चन आएगा भी, बताओ केशर फ्लिशर रिंग किसके डिपोजिशन की वजह से देखने को मिलेगी? आंसर होगा कॉपर की वजह से। कॉपर की वजह से क्या देखने को मिल सकता है? केशर फ्लिशर रिंग। अब केशर फ्लिशर जो रिंग है ये क्या है? यह है कॉपर डिपोजिशन, कॉपर डिपोजिशन इन कॉर्निया, इन कॉर्निया या ऑन कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होने की वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है केशर फ्लिशर रिंग। और दूसरी एक बीमारी बनती है, उसका नाम है विल्सन डिजीज। क्वेश्चन आए, बताओ विल्सन डिजीज किसके डिपोजिशन की वजह से या किसके एक्सपोजर की वजह से हो सकती है? आंसर होगा कॉपर। सिल्वर की वजह से दो बताए हैं, अरिजरिया, अरिजरोसिस। सिल्वर कॉपर की वजह से भी कितने बताए हैं? दो, केशर फ्लिशर रिंग और दूसरा विल्सन डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है लेड पॉइजनिंग। यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं लेड के बारे में। लेड एक्सपोजर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बात करूं इसके नाम। जब लेड पॉइजनिंग हो जाएगी तो इससे कंडीशन होगी लेड पॉइजनिंग। क्या होगी? लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग को ही बोलते हैं पेंटर कोलिक। इसका दूसरा नाम है पेंटर कोलिक, पेंटर कोलिक। जो आपके लेड है इसकी वजह से ये देखने को मिल जाता है। और अब यह जो आपकी कंडीशन हुई है लेड पॉइजनिंग या पेंटर कोलिक, इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज में बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लेड पॉइजनिंग है इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? तो सोर्सेस ऑफ लेड बता रहा हूं मैं आपको। एक तो
पेंट हो सकते हैं, जो पेंट करते हैं हम उनमें ये हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल में हो सकता है, पेंट, पेट्रोल। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है ये किसके अंदर, आपकी जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स हैं, धुआं जो निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स, यानी कि जो हम फ्यूल काम में ले रहे हैं, पेट्रोल आप काम में ले रहे हैं, इस डीजल काम में ले रहे हैं, इस फ्यूल से धुआं निकलता है, हर गाड़ी के इंजन से धुआं निकलती रहती है, तो उससे भी, उसके अंदर भी इसका कंटेंट पाया जाता है। तो पेंट है, पेट्रोल है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स हैं, ये सभी सोर्स हो सकते हैं लेड के। आगे मैं बात करूं कि जो लेड है इसका ट्रांसमिशन क्या है, किससे होता है, तो याद रखें कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेड पॉइजनिंग क्या होगा, इनहालेशन, मतलब डस्ट पार्टिकल के द्वारा, इनहालेशन से। लेकिन कई बार समटाइम्स मे ट्रांसफर बाय सम अदर रूट्स, कई बार किसी अन्य रूट से भी ट्रांसफर हो जाती है, जैसे यह हो सकती है इंजेक्शन से, खा लिया आपने कुछ चीज के अंदर, या स्किन कांटेक्ट से, पेंट का काम कर रहे थे, हाथ पे लगा रहे हैं, लगातार लगा हुआ है, साफ नहीं किया, तो स्किन कांटेक्ट या इंजेक्शंस अंदर चला गया, इससे भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन आए तो इनहालेशन ही जवाब करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके साइन के बारे में, क्वेश्चन मिले कि अर्ली या कांस्टेंट साइन पूछे, कांस्टेंट लगातार साइन ऑफ लेड पॉइजनिंग, कांस्टेंट या अर्ली साइन पूछा जाए लेड पॉइजनिंग का, आपका आंसर होगा बेटा फेस पैलर। जो चेहरा है वो पीले कलर का पड़ने लग जाएगा, पैलर कलरेशन, पैलर बोले तो है येलो डिस्कलरेशन होने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, कॉल्ड फेस पैलर, ये देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू बनता है ये भी। इसके अलावा कौन से टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है किसके अंदर, लेड पॉइजनिंग में, यह भी याद रखना है। विच एनीमिया seen in lead poisoning, lead poisoning में कौन से एनीमिया को देखा जाता है, तो आंसर होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या समझे इस बात से, माइक्रोसाइटिक बोले तो आरबीसी की साइज छोटी, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक वर्ड हीमोग्लोबिन के लिए लेते हैं,
मतलब साइज ऑफ आरबीसी भी छोटी है और हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाता है। इसे बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। डिक्रीज आरबीसी साइज, डिक्रीज एचबी लेवल, इस दोनों का जो अमाउंट है यह होता है, इस प्रकार का कंडीशन कहलाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर है? और क्या हो सकता है इसके साथ में? अगर आपको मिले कि और क्या क्या लक्षण यहां देखने को मिल सकते हैं, तो आपको याद रखना है CNS इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रहता है। या मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि आपका जो लेड पॉइजनिंग है, इसके अंतर्गत आपको जो गैस्ट्रिक कोलिक है यह भी नजर आ सकता है। अगर हम पूरे लक्षणों की बात करें तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा लेड पॉइजनिंग की, ABCDEF, आप उससे याद रख सकते हैं। इसमें आपके पूरे लक्षण नजर आएंगे जो आपको आपके पास रहते हैं लेड पॉइजनिंग में। देखिएगा, लेड पॉइजनिंग के सारे लक्षण मैंने बताए हैं सीरियल क्रम से, ट्रिक से याद रखें। A, B, C, D, E और F। निमोनिक्स ज्यादा याद रहते हैं हमें, ABCDEF सबको आती है ABCD, तो ABCDE और F। A बोले तो एनीमिया, टाइप बता दिया कौन सा रहेगा, तो याद रखना है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस प्रकार का एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है, बोले तो 7.2 माइक्रोग्राम से कम साइज की रहेगी, नॉर्मल आरबीसी की साइज होती है वो, उससे कम, तो हाइपो आपकी माइक्रोसाइटिक। और एनीमिया जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट है लगभग 30 पिकोग्राम या 33% होता है, उससे कम हो जाएगा, यह होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन एमसीक्यू बनता है यहां से कि बताओ बर्टोनियन लाइन किस में मिलती है, आंसर होगा लेड पॉइजनिंग में। क्या है बर्टोनियन लाइन, सुनिएगा, यह जो बर्टोनियन लाइन है यह आपके जो अपर जा है उस पे डिस्कलरेशन है, जिसे हम बोलते हैं ग्रे कलर का डिस्कलरेशन होता है, जिसे हम बोल देते हैं बर्टोनियन लाइन, यानी कि ग्रे कलर डिस्कलरेशन ऑन अपर जा, ऊपरी जबड़े पर ग्रे कलर का डिस्कलरेशन हो जाना एक साइन को इंडिकेट करता है और उसे हम बोलते हैं बर्टोनियन लाइन। बेटा 3-4 बार बोल लेंगे बर्टोनियन लाइन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है बर्टोनियन लाइन। इसके अलावा कॉलिक यहां देखने को मिलता है, ड्रॉप्स, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप दोनों यहां देखने को मिल सकते हैं, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। आप न्यूरो में भी पढ़ोगे ये, जब आपके स्पाइनल नर्व आप पढ़ोगे, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। क्वेश्चन भी बनता है, बताओ रिस्ट ड्रॉप के लिए कौन सी नर्व का कंप्रेशन होता है, तो रिस्ट ड्रॉप जो होता है उसके लिए रेडियल नर्व का कंप्रेशन है, उसे हम रिस्ट ड्रॉप में इंक्लूड करते हैं। और फुट के लिए होता है जो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व है उसके कंप्रेशन की वजह से हमें फुट ड्रॉप देखने को मिल जाता है। तो रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप इसमें भी देखने को मिल सकता है लेड पॉइजनिंग के, मतलब ये सीएनएस को इन्वॉल्व कर रही है, इस वजह से ये नजर आ रहे हैं हमें। एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और फेशियल पैलर जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लक्षण ही जो निकल कर आता है वो क्या होता है, तुम्हारा फेशियल पैलर देखने को मिल जाता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ लीड पॉइजनिंग। एक बार आप इन्हें रिमेंबर कर लीजिएगा, ABCDEF। ए फॉर एनीमिया, एनीमिया है, और अगर लड़कियां हैं ये फीमेल्स अगर है इसे हुआ है तो ये इसे
आपका एमेनोरिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आरबीसी का साइज कम हो रहा है, तो डेफिनेटली एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बटोनियल लाइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बटोनियल लाइन कहां रहती है? अपर जा के ऊपर। नंबर थर्ड, कॉलिक हमें देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक कॉलिक यहां देखने को मिलते हैं। ड्रॉप्स, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप दोनों देखने को मिल सकते हैं। जो आपका रिस्ट ड्रॉप है, रिस्ट ड्रॉप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। रिस्ट ड्रॉप, यहां से कुछ एमसीक्यू बता रहा हूं मैं, न्यूरो में हालांकि तुम पढ़ लोगे। रिस्ट ड्रॉप जो होता है इसी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी, इसी का नाम होता है आपका हनीमून पाल्सी। हनीमून पाल्सी। और यह जो रिस्ट ड्रॉप है इसका कारण होता है कंप्रेशन ऑफ रेडियल नर्व। कौन सी नर्व? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की वजह से क्या हो सकता है? रिस्ट ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, और इसी का नाम है सैटरडे नाइट पाल्सी या हनीमून पाल्सी भी इसे बोल देते हैं, जिसमें भी रेडियल नर्व का कंप्रेशन ही देखने को मिल जाता है। और रेडियल नर्व का कंप्रेशन एक और जगह देखने को मिल सकता है, यह है क्रुच। जो एबनॉर्मल क्रुच प्लेसमेंट हम करते हैं, जो बैसाखी लगाते हैं, अगर वो सही जगह से प्लेसमेंट नहीं हुई है तो भी कौन सी नर्व का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है? रेडियल नर्व का। तो याद रखना, एक और जगह देखने को मिलता है, वह है इम्प्रॉपर क्रुच प्लेसमेंट। क्रुच प्लेसमेंट, आर्म पिट से सही नहीं सेट करना क्रुचेस को, तो ये देखने को मिल सकता है रिस्ट ड्रॉप। उसके अलावा एक होता है फुट ड्रॉप, जो मैंने अभी डिस्कस किया। फुट ड्रॉप, यह इसका कारण हो सकता है क्या? कंप्रेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। कंप्रेशन ऑफ पेरोनियल नर्व, इसकी वजह से देखने को मिल सकता है फुट ड्रॉप्स। ये न्यूरो में और पढ़ोगे आप इन्हें डिटेल में, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारी जो ये क्लास थी, इस क्लास में हमने डिस्कस किया क्या क्या पॉइंट्स। हमने डिस्कस किया केमिकल्स के बारे में, कि केमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले मैंने बात की केमिकल हजार्ड्स में हार्मफुल गैसेस के बारे में, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड्स, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड्स, अमोनिया हार्मफुल गैसेस हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायी होती हैं। फिर डस्ट के बारे में, जहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, निमोकोनियोसिस कोज कर सकता है। साइज की बात की 5 माइक्रोन से कम या 0.5 से 3 माइक्रोन। सिलिका से सिलिकोसिस, स्टॉर्म अपीयरेंस और हाइड्रेटिफॉर्म मॉल, तीनों चीजें याद रखें, रिलेटेड है तीनों। कोल डस्ट से एंथ्राकोसिस, ब्लैक लंग डिजीज। आयरन से सिडेरोसिस, एस्बेस्टोसिस, टिन डस्ट से स्टेनोसिस, टोबैको से टोबैकोसिस, कॉटन डस्ट से बिजिनोसिस, केन से बैगोसिस। याद करने की ट्रिक, बैगोसिस और बिजिनोसिस में आपके सामने है, चीनी के लिए थैला। फार्मर लंग डिजीज, ग्रेन डस्ट और हेयर डस्ट। मंडे फीवर बिजिनोसिस को बोलते हैं। सिल्वर से एरिजेरिया और एरिजरोसिस। कॉपर से केशर, फ्लिशर रिंग और विल्सन डिजीज। लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड पॉइजनिंग, पेंटरकॉलिक भी बोलते हैं, इसी का नाम है। और इसी का जो सोर्स होता है पेंट है, पेट्रोल है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन समय में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन जो मोड इसका ट्रांसमिशन है वह इनहेलेशन, इसके अलावा इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है।
इसके लिए जो अर्ली साइन देखने को मिलता है, कांस्टेंट साइन देखने को मिलता है, जैसे फेशियल पेलर या फेस पेलर। एनीमिया कौन सा होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आरबीसी की साइज भी कम और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम। इसके अलावा गैस्ट्रिक कॉलिक और सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को हमें मिल जाता है। फिर हमने कुछ पर्टिकुलर साइनों की बात की जो इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे एनीमिया ABCD E के ज्यादा ABCDEF। ए बोले तो एनीमिया बेहद इंपॉर्टेंट, बर्टोनियल लाइन अपर जापर रहती है। कॉलिक, ड्रॉप्स की बात की, रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप दोनों देखने को मिल सकते हैं। एंसेफेलोपैथी, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट यहां हो रहा है। फेशियल पैलर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने रिस्ट ड्रॉप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको डिस्कस करके बताए, लाइक सैटरडे नाइट पाल्सी, हनीमून पाल्सी, रेडियल नर्व की कंप्रेशन से हो रहा है और यह कुछ डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा हमें डिस्कस करना है इसके, अब जब हम सबने ये बात कर ली है कि इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ये एक केमिकल्स, रेडिएशन, ये सब समस्याएं हो रही हैं, तो इनका कुछ ना कुछ इंटरवेंशन तो होना चाहिए। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं हमारे? नर्सिंग इंटरवेंशन इन हजार्ड्स में तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए 4 P's काम में ले जाते हैं। पहला P है प्री प्लेसमेंट। नंबर 2 P है प्रोटेक्शन। नंबर 3 है P फॉर प्रिवेंशन। और नेक्स्ट 4 P है पीरियोडिकल एग्जामिनेशन। प्री प्लेसमेंट का मतलब है एग्जामिनेशन, चेकअप्स, बिफोर प्लेसमेंट। आप काम कर रहे हैं उससे पहले अपना चेकअप जरूर करवाएं। आपकी हेल्थ स्टेटस चेकअप होना चाहिए। हर इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए कि हेल्थ वर्करों का चेकअप हो, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। अगर वो मेंटली फिजिकली फिट है तभी आप उन्हें काम मिलो, तो ये होना चाहिए प्री प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से पहले उनका एग्जामिनेशन, उनका चेकअप होना चाहिए। कुछ जगह करते हैं, जैसे मेडिकल चेकअप होता है, अपने देखा करो जैसे प्रोफेशंस में ऐसा होता है, फौज वगैरह में जाने से पहले चेक करते हैं। ऐसा ही हर इंडस्ट्री में होना चाहिए, ऑक्यूपेशन में भी ऐसा होना चाहिए, ताकि उन्हें बीमारियों का पता लग सके। दूसरा प्रोटेक्शन, जब वो काम कर रहे हैं तो वो फिर प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट वियर करें, जैसे वियर PPE, जैसे हेलमेट्स पहनना। भाई आप काम कर रहे हैं, हेलमेट पहन लो, मास्क पहन लो, डस्ट में काम कर रहे हैं तो मास्क पहन लो, आपके ईयरबड्स लगा लो। आप बहुत ज्यादा नॉइस में काम कर रहे हैं तो ईयरबड्स आप लगा सकते हैं। ये सब इसमें आते हैं प्रोटेक्शन के अंदर। क्लियर है? तो वियर PPE, हेलमेट्स, आपके ईयरबड्स, गॉगल्स लगा सकते हैं, इनसे आपको रक्षा हो जाएगी। इसके अलावा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में क्या करना है? बचाव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज आप काम, प्रिवेंटिव मीजर्स आप काम में ले लें। जैसे मैं बात करूं प्रिवेंशन के बारे में, आपको एक न्यूट्रिटिव डाइट का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर ड्यूरेशन में काम करना है। ये सब किस में चले जाएंगे? आपके प्रिवेंशन में, ताकि आप हजार्ड से पहले बच जाएं, रुकें, आपको बीमारी नहीं हो। जो हमने पढ़े हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसी के आधार पर वर्ड लिया गया प्रिवेंशन। और पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, एक समय भी दिया गया इसमें रेस्ट, डाइट, ये सब इसमें आते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 3 साल, लगभग 3 साल में तो एक बार आपको चेकअप करवा ही लेना चाहिए। असेसमेंट होते रहना चाहिए, बीमारी अगर हो तो हम अर्ली स्टेज में पता कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं जो नर्सिंग इंटरवेंशन में रखी गई हैं। 3-4 P's के आधार पर आप इन्हें याद
रख सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारा किसके बारे में, केमिकल हजार्ड्स के बारे में, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इसी के साथ मैंने दोनों कैटेगरीज खत्म कर दी हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स की, चाहे वो फिजिकल हजार्ड्स हो चाहे वो केमिकल हजार्ड्स हो। इस क्लास में इतना ही। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने बताए, स्पेशली डस्ट वाले पार्ट्स में से आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। सिलिका, सिलिकोसिस, कोल डस्ट, एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोसिस से एस्बेस्टोस से एस्बेस्टोसिस, आयरन से सिडरोसिस, सिल्वर से अरिजीरिया अर्जिरोसिस, कॉपर से केशर फ्लिशर रिंग और विल्सन डिजीज याद रखना है। लंग जो हेयर डस्ट है या ग्रेन डस्ट है उसे फार्मर लंग डिजीज याद रखना है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनता है कॉटन डस्ट से, तो क्या रखना है, कॉटन से बिजिनोसिस से मंडे फीवर बोलते हैं, और शुगर केन से बैगोसिस बोल देते हैं। इसके अलावा कोप आपका जो लेड है, लेड से लेड पॉइजनिंग देखने को मिल जाती है, जिससे का दूसरा नाम रखा गया है पेंटर कॉलिक के नाम से भी हम उसे जानते हैं। क्लियर है? तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फ्रेश टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।